Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's your English B class. Okay, today we will do the translation of present indefinite tense. Yesterday we have done the introduction of present indefinite tense. हमने सारी उसकी वो introduction पढ़ा था, उसका usage पढ़ा था, ठीक है. Present indefinite tense is used to tell our habitual actions. ऐसा टेंस जो कि हमारे हैबिचुअल एक्शंस, रूटीन एक्शंस को शो करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड प्रेजेंट मींस मौजूदा ज़माना, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है वो प्रेजेंट है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है. और किसी भी ट्रांसलेशन के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है. तो सबसे पहले हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए. आइडेंटिफाई मीन टू रिकॉग्नाइज देम, कि हमने उसको पहचानना कैसे है. लास्ट पे उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे हमारे पास होना चाहिए ता है, ती है, ते है या है, हूँ, ठीक है. अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट पे ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, इट्स मीन इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन का. सेकंड स्टेप हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है, क्या क्या अरेंजमेंट यूज करनी है. सबसे पहले यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जो काम कर रहा होता है उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. उसके बाद यू हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब मीन्स द एक्शन. वर्ब मीन्स एन एक्शन, यानी कि जो काम है. सब्जेक्ट यूज करना है आपने. सब्जेक्ट के बाद यूजुअली हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते, सच एज सेपरेट कोई वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है. ओके, अफर्मेटिव में हमने वर्ब यूज करना है. वर्ब की, अच्छा, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब मींस एक्शन, काम, जो आप काम कर रहे हैं उसको कहते हैं, ठीक है. और उसके बाद यू हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मींस द रिसीवर ऑफ एक्शन, दैट रिसीव्स एन एक्शन, यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि जो आपने वर्ब काम किया है. जैसे यू प्ले, तो जो प्ले है, ये प्ले क्या कर रहा है, यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. जो आपका एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है? क्रिकेट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ये आपने पहले, ये अरेंजमेंट आपकी होती है, ठीक है. और इफ यू आर एडिंग अ हेल्पिंग वर्ब, तो इट यू विल ऐड इट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटर में यूज करना है आपने, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द सब्जेक्ट. नेगेटिव में यहाँ पे यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, और इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. So in present indefinite tense we use SES or do does. Helping verbs हमारे क्या है? SES and do does. You have to add SES in the with the subjects that start with that are with he, she, it, name, or any singular noun. You have to add S or ES in the affirmative tense, or you have to add does, not, or only does in नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. बाकी सबके साथ जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू और प्लूरल्स, इनके साथ यू हैव टू ऐड डू. इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आपने डू यूज करना है, और इनके अफर्मेटिव में भी कुछ एस और एस का एडिशन हमने नहीं करना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन. फर्स्ट सेंटेंस था, नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस. आपने टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? लास्ट आपने वर्ड चेक करना है, इसके लास्ट पे ती है आ रहा है, इट मीन इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ता है, ती है, ते है, जिसके एंड पे आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो लिखती है, ती है, इट शोज दैट इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब ये इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपने एस और एस ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर हमारा सब्जेक्ट उन 5 सब्जेक्ट में से एक है जिनके साथ एस और एस ऐड करते हैं तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. और सेंटेंस अरेंजमेंट आपको पता है, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें? नसीमा. नेम है तो इसके साथ एस और एस ऐड होगा. एस और एस हमने ऐड कहाँ पे करना है? वर्ब के साथ. तो वर्ब इसमें क्या है? एक्शन क्या है? लिखना, राइट्स. तो यहाँ पे आ जाएगा राइट्स. नसीमा राइट्स अ लेटर
to her mother. अब ऑब्जेक्ट क्या है? दिस इज द सब्जेक्ट, सॉरी, Nasima is the subject, writes is a verb, and letter is object. And don't forget to punctuate the sentence. सेंटेंस के बिगनिंग वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स, उनको आपने कैपिटल से लिखना है और लास्ट पे फुल स्टॉप लास्ट में प्लेस करना है. नेक्स्ट सेंटेंस, इसी को आप नेगेटिव में करेंगे. नसीमा अपनी माँ को खत नहीं लिखती है. नेगेटिव मीन्स यू आर एडिंग अ नॉट, मतलब नहीं का वर्ड यूज हो रहा है, तो इट मीन्स सेंटेंस इज नेगेटिव. अब नेगेटिव का हमारा क्या रूल था कि हमने इसके साथ डू या फिर डज यूज करना है. ऑब्वियसली नॉट का वर्ड तो यूज होगा ही. डू नॉट या फिर डज नॉट का वर्ड यूज करना है इसमें हमने. नसीमा, अब इसमें चूज हमने सिलेक्ट कैसे करना है डू और डज में से? वही रूल है जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे कि इन 5 सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स, इन सब के साथ हमने एस और एस ऐड करना है और इन्हीं सब के साथ हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज ऐड करना है. तो यहाँ पे नसीमा इज द नेम, सो यू हैव टू ऐड डज नॉट. नसीमा डज नॉट. अब इसके अफर्मेटिव में हमने राइट्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ राइट लिखेंगे, क्योंकि एस सी एस हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उसको रिपीट नहीं करते. नसीमा डज नॉट राइट अ लेटर टू हर मदर. बाकी सारी सेंटेंस अरेंजमेंट सेम है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे डज ऐड किया है और राइट्स में से एस रिमूव कर दिया है, डज नॉट ऐड किया एक्चुअली. थर्ड इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म है. इंट्रोगेटिव मीन्स यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, जिसमें आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. यूजुअली ये उर्दू में क्या से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, क्या नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है. अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पंक्चुएट कैसे करते हैं? विद अ क्वेश्चन मार्क. अगर आपकी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट है. क्या नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है, वही हमारा रूल है. हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करना है. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? डज यूज होगा बिकॉज ऑफ द नेम. लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कहाँ पे करना है? वी विल प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. और अब क्योंकि डी इट्स डज इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सेंटेंस, तो यू हैव टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर. डी आपने कैपिटल से लिखना है. अब आगे नसीमा को क्यों कैपिटल से लिखा है? क्योंकि इट्स अ नेम. तो नेम जब भी हम कोई लिखते हैं तो यू हैव टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर, इसलिए डज भी, डी भी कैपिटल है और एन भी कैपिटल है. डज नसीमा राइट अ लेटर टू हर मदर. सेकेंड सेंटेंस है, हम इस घर में रहते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द टेंस. इसकी लास्ट पे क्या आ रहा है? ते है. इट्स मीन इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आपने आइडेंटिफाई कर लिया. अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रांसलेट करना है. फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन. हु इज द डूअर ऑफ एक्शन इन दिस सेंटेंस? वी, हम. इट्स अ डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि काम कर रहे हैं. अब इसमें एक्शन क्या है इस सेंटेंस में? रहना. रहना, लिव इज आवर एक्शन, तो यू हैव टू राइट लिव. वी लिव. अब यहाँ पे वर्ब आपने ऐड कर लिया. अब आपने चेक करना है इसके साथ एस और एस ऐड होगा या नहीं होगा अफर्मेटिव में. तो वही इन 5 सब्जेक्ट्स में से नहीं है जिनके साथ एस और एस ऐड करते हैं, सो हम इसके साथ बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. हम सिर्फ लिव ही लिखेंगे खाली. वी लिव. उसके बाद आगे क्या ऐड करना है? सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया. नाउ यू हैव टू ऐड द ऑब्जेक्ट. अब जो रहने का जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहे हैं? कहाँ पर रह रहे हैं? इस घर में. तो इस घर में हमारा ऑब्जेक्ट है. We live in this house. Subject, verb, object. We live in this house. हम इस घर में रहते हैं. How to make a negative one? How to make a negative sentence? We. अब इसमें एस आई एस में एज आई टोल्ड यू कि एस एस हमने सिर्फ एफर्मेटिव में ऐड करना है. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने डू डज में से कुछ सेलेक्ट करना है. तो इसमें क्या यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में? डू डज में से
वही रूल, सब्जेक्ट चेक करो अपने फिंगर टिप्स पे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। क्या वी इन 5 में से कोई एक है? नहीं है, तो इट्स मीन इसमें के साथ, इसके साथ हमने डू ऐड करना है। एक मैंने आपको टिप ये भी, ट्रिक एक्चुअली ये भी बताई थी कि एफर्मेटिव में हमने कोई इसके साथ एस यस यूज नहीं किया हुआ, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी हम डू डज में से वो वाला वर्ड यूज करेंगे जिसके साथ, जिसके एंड पे एस नहीं आ रहा। जिस तरह यहाँ पे हमने एस एस ऐड किया था, एस एक्चुअली ऐड किया था, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज में से हमने वो वाला वर्ड लिया जिसके साथ जो एस पर एंड हो रहा है। इसके साथ कुछ नहीं है, लिव के साथ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने डू डज में से वो लिया जिसके साथ एस नहीं आ रहा। वी डू नॉट, नेगेटिव हमने बनाने के लिए क्या ऐड किया? हेल्पिंग वर्ब विद नॉट, वी डू नॉट लिव इन दिस हाउस। एंड हाउ टू मेक एन इंट्रोगेटिव वन, क्या हम इस घर में रहते हैं? डू वी लिव इन दिस हाउस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वी डू लिव इन दिस हाउस। नंबर 3 इज परिंदे हवा में उड़ते हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, पर क्या है इसकी लास्ट पे क्या आ रहा है? ते हैं, है एक्चुअली, है, हूँ, है शोज द प्रेजेंट टाइम पीरियड। परिंदे हवा में उड़ते हैं, लास्ट पे आया ते हैं, इट्स मीन ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब अगेन सेंटेंस ट्रांसलेशन की बात करें, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, the doer of action. What is the doer of action in this sentence? Birds. और क्योंकि because it's a plural one, और प्लूरल इन 5 सब्जेक्ट्स में से नहीं है जिनके साथ हमने सी एस ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइज नहीं लिखेंगे। अगर सिर्फ एक बर्ड होता, सिंगुलर नाउन होता, तब हम फ्लाइज लिखते, ठीक है? प्लूरल के साथ एस यूज नहीं करते, इसलिए बर्ड्स फ्लाई। वर्ब हमारा क्या है? क्या काम कर रहे हैं परिंदे? उड़ रहे हैं। सो वर्ब उड़ना, फ्लाई करना इज अ वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, कहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं? एयर में, हवा में, तो इन द एयर इज द ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। हाउ टू मेक अ नेगेटिव वन, परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। हाउ टू चूज डू एंड डज, फिंगर टिप्स पे सब्जेक्ट्स काउंट करें, किन किन के साथ यूज करना है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। It's a plural one, so you have to add only do. Birds do not fly in the air. Or how to make an interrogative one, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? Do birds fly in the air? और इस चीज का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के, जब आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर यहाँ पे चेंज हो गया ना, आप बिगनिंग से, मिडल से, यहाँ से डू को मिडल से निकाल के बिगनिंग पर आपने ऐड कर दी, तो नाउ डू इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो डू, डी विल बी कैपिटल। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आप डी यहाँ पे स्मॉल लिख देते हैं और वर्ड्स को बी कैपिटल ही कर देते हैं। नो, this is the next the first letter of the sentence now, so you have to write it with the capital letter. Do birds, अब birds is the second word, तो b small आएगा until unless कि यहाँ पर हमारे पास कोई proper noun या कोई name ना हो। Do birds fly in the air, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? Do birds fly in the air. Number 4th one is लड़के अपना सबक याद करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे? लास्ट वर्ड चेक किए, लास्ट में क्या आया है? ते हैं, ता, ठीक है? इट शोज दैट इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई। सेंटेंस अरेंजमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉरन से आपके माइंड में सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और फॉरन से ही आपके माइंड में इसके हेल्पिंग वर्ब्स भी आने चाहिए कि एस ऐड करना है और डू डज ऐड करना है। अब डिफ्रेंशिएट करना है कि एस ऐड करना है या डू डज ऐड करना है, तो आपने सब्जेक्ट को फोकस करना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सो देयर इज नो नीड टू ऐड एस और ईएस, और एस ऐड नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हम डू डज में से भी सिंपल वाला वर्ड ले रहे हैं जिसके साथ एस नहीं लगा हुआ, हम सिर्फ डू ले रहे हैं, ठीक है? लड़के सबक याद करते हैं, बॉयज
learn, खाली learn आया, verb की first form, you have to add the first form of the verb. Boys learn what they learn. ऑब्जेक्ट क्या है, अपना सबक. बॉयज लर्न देयर लेसन, वो क्या लर्न कर रहे हैं, देयर लेसन, अपना सबक. और देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि इट्स अ प्लूरल, एक बॉय नहीं है. एक बॉय होता तो हिज लेसन आता. प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर. बॉयज लर्न देयर लेसन. And the spelling of lesson is LESSON, lesson. Boys learn their lesson. How to make a negative one. लड़के अपना सबक नहीं याद करते हैं. अब डू डज में से क्या यूज करना है, इसमें आपने सब्जेक्ट चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि डू डज में से क्या यूज हो रहा है. बॉयज क्या यूज करेंगे इसमें के साथ, हम डू और डज. हम चेक करेंगे कि ये बॉयज उन 5 सब्जेक्ट्स में से है जिनके साथ हमने यूज करना है सी एस, डू डज और डज नहीं है. इट्स अ प्लूरल. हमने यूज करना है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करना है सी एस और डज. ये उन 5 में से नहीं है, ये प्लूरल है, तो यू हैव टू ऐड डू. बॉयज डू नॉट लर्न देयर लेसन. And how to make an interrogative sentence. You have to place the helping verb at the beginning of the sentence. Helping verb इसमें क्या है, do. So you have to write it at the beginning of the sentence. Do boys learn their lesson. Helping verb पहले आ गया, subject बाद में चला गया. Do boys learn their lesson, question mark. और affirmative और negative के end पे क्या आएगा, full stop. Don't forget it. Do boys learn their lesson, question mark. Number 5th one is वो झूठ बोलता है. फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन. किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, लास्ट वर्ड चेक करना है. लास्ट पे क्या है, ता है. इट मीन इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइडेंटिफाई हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉरन से माइंड में आ गया. सब्जेक्ट, हेल्पिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एससीएस, डू डज एंड ऑब्जेक्ट. नो सॉरी, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एससीएस, डू डज एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. ओके अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, वो. डूअर ऑफ एक्शन कौन है, वो, ही आपने लिख दिया. अब सब्जेक्ट के थ्रू हमें पता चलेगा कि इसके साथ एस यूज करना है कि नहीं करना. ही उन 5 में से है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एस और ई एस. वो क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, टेल. तो ही टेल्स आ जाएगा, टेल की बजाय क्या आ जाएगा, टेल्स. ये एस हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही था, उन 5 सब्जेक्ट्स में से एक था जिनके साथ हम एस यूज करते हैं. तो हमने क्या लिखा, ही टेल्स. अब वो क्या बोलता है, रिसीवर ऑफ एक्शन क्या है, जो उसका बोलने का काम है वो क्या है, झूठ बोलना. ही टेल्स, तो क्या लिखेंगे हम, ही टेल्स अ लाई. यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, अ लाई को कंबाइन करके लिख देते हैं. अ सेपरेट है, लाई सेपरेट है. ही टेल्स अ लाई. ठीक है. एंड हाउ टू मेक अ नेगेटिव वन. इसमें नेगेटिव में एस सी एस सिर्फ हमने एफर्मेटिव में यूज करना है. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने क्या यूज करना है, डू और डज. तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे डज. और जो एफर्मेटिव में हमने एस यूज किया था वो वहीं पे ही रहेगा, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा. ही डज नॉट टेल अ लाई. यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेल ही लिखा हुआ है, टेल्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एस हम सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में रिपीट यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उसको रिपीट नहीं करते. सो यू हैव टू राइट ही डज नॉट टेल अ लाई, फुल स्टॉप. And how to make an interrogative one. He does not, sorry, क्या वो झूठ बोलता है, does he tell a lie.
क्या आएगा यहाँ पे? डज ही टेल अ लाई। सब इसमें अरेंजमेंट क्या हमारी हो गई? यू हैव टू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। डज पहले आ गया। अब क्योंकि डज इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो यू विल राइट इट विद द कैपिटल लेटर डज, और ही अब सेकंड वर्ड बन गया, सेंटेंस का आगे चला गया, सेकंड वर्ड है, सो यू हैव टू राइट इट विद द स्मॉल लेटर। डज ही टेल अ लाई? Okay, remaining sentence we will do it tomorrow. Now you, if you want to ask anything, you can ask me.